प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर 10th क्लास मैथ्स NCERT बेस्ड पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 में बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझा जाएगा। तो आइए देखते हैं सेट 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। ध्यान दीजिए भैया, सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, मासा 1 हो, ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें युग्म दिया, युग्म में 2 संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा युग्म में सअभाज्य संख्याएं हैं। तो भैया सअभाज्य संख्या का मतलब है कि दोनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकाला जाए और दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 18 और 25 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 18 और 25 के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, सिवाय 1 के अलावा। तो यहाँ 18 का अगर भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। 25 का 5 गुणे 5 आएगा। यदि इसका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। दूसरा अगर हम देखें 5 का तो 5 ही आएगा, 5 गुणे 1 कर सकते हो या 1 गुणे 5 5 ही होगा। और 15 का हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो भैया इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या 5 है। तो इसका भी HCF 1 नहीं है, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं हो सकता। इसी तरह से 7 21 का देखा, 7 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 7 होगा और 21 का 3 गुणे 7 होगा। तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 7 उभयनिष्ठ है, अर्थात इसका HCF कितना हो जाएगा, 7, जबकि होना कितना चाहिए था, 1। तो ये भी अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। इस प्रकार से 31 और 93 का देखेंगे तो 1 गुणे 31 लिख दीजिए और 93 का तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 31। तो इसका जो HCF आएगा कितना आ जाएगा भैया, 31। तो ये भी सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो आप देख रहे हैं 18 का 25 का अभाज्य गुणनखंड किया गया और इसका HCF निकाला 1 आया, तो ये आपका सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म प्राप्त हो जाएगा। आइए देखा जाए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर इनके अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल निकाला जाए। 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तीन 6, 1 7 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिक्का 9। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना है भाई, 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख सकते हैं और 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के खंडों की घातों का योग, तो अभाज्य संख्या के जो भी गुणनखंड मिले हैं उनका घातों का योग किया जाए। तो घातों का योग कितना हो जाएगा, घातों का योग, तो ये घात इसका 4 है और इसका घात 2 है, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका दूसरा ऑप्शनल सही है। आशा करते हैं, ये भाई थोड़ा दिख नहीं रहा था, फिर से देख लिया जाए। तो 2 की घात 4 गुणे 2, 3 की घात 2 है। यह अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में लिखे गए हैं, इनकी घातों का योग लिखना है। तो पहली संख्या की घात 4 है, दूसरी संख्या का 2 है, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शनल सही है, इसका दूसरा ऑप्शनल सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 रैखिक समीकरण युग्म है। कितना दिया भैया, 2x, सॉरी x है केवल, x - 2y
बराबर 3। इसे मानक रूप में बदलेंगे, x माइनस 2y और प्लस 3 बाएं पक्ष माइनस 3 बराबर 0 हो गया। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस my बराबर 1, मानक रूप में बदलेंगे 3x प्लस my माइनस 1 बराबर 0। तुलना कराइए मानक रूप समीकरण से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान कितना हो जाएगा 1, b1 का मान -2 और c1 का मान -3। यहाँ से तुलना कराएंगे, a2 का मान 3, b2 का मान m और c2 का मान -1। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे m के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल की स्थिति में अद्वितीय हल की स्थिति में a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 के होता है। दिस इम्प्लाई दैट a1 का मान यहाँ से 1 रखेंगे, a2 का मान 3 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1 का मान -2 और b2 का मान m। तो ये गुणा कराएंगे तो m का गुणा 1 में m नॉट इज इक्वल टू -6। तो m का मान -6 को छोड़ करके, मतलब -6 के अलावा ये प्रत्येक मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म अद्वितीय हल देगा। तो इसमें m का मान नॉट इज इक्वल टू -6 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन समझ में आया और इसके आधार पे कौन सा विकल्प सही है ये भी समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a का निर्देशांक 6,5 और b बिंदु का निर्देशांक -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक निकालना है। तो y अक्ष की अगर हम बात करें तो कार्तीय तल में एक x अक्ष होता है भाई और एक y अक्ष, जो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत काटते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये y अक्ष भाई। अब ये मूल बिंदु है। x अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होता है इस बिंदु का निर्देशांक x का मान 0 के रूप का होता है, मतलब इसमें कोटि 0 होता है। जबकि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो इस y अक्ष पर बिंदु में भुज का मान 0 होता है, y का मान दिया होता है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु मान लेते हैं कौन है, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु इसे हम ABC बिंदु मान लेते हैं, C बिंदु है और इसका निर्देशांक 0,y है। देखिए y अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित है वह a व b से समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु C बिंदुओं a व b से समदूरस्थ है। इसका मतलब यह है अगर हम कहीं पे एक बिंदु ले लें, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं भाई, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा अलग लेते हैं। इस C बिंदु का निर्देशांक 0,y है ना भाई। C का जो निर्देशांक है वो 0,y है और ये बिंदु, एक बिंदु यहाँ A ले लेते हैं और एक बिंदु इससे कुछ दूरी पर B ले लेते हैं। A बिंदु का निर्देशांक 6,5 है और B बिंदु का निर्देशांक -4,3 है। C से A के बीच की दूरी और C से B के बीच की दूरी के बराबर है, क्योंकि कह रहा है C बिंदु बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। इसका मतलब यह है कि A व C के बीच की दूरी बराबर AC, B व C के बीच की दूरी बराबर BC के बराबर है। दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर निर्देशांक दिया है तो उसका फार्मूला होता है भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग का रूट होता है भाई। अब देखिए A व C के बीच की दूरी, A व C के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ रूट होगा
बी व सी के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ भी रूट होगा, यानी दोनों पक्षों में रूट है। तो रूट समाप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए सी के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो भैया। भुज के अंतर का वर्ग, भुज कितना है इसका 6 और इसका भुज कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस कोट इसका कितना है 5 माइनस इसका कोटि कितना y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर। अब इनके बीच की दूरी बी व सी के बीच की दूरी ये है कितना, भुज -4 और इसका कोटि कितना है 0 का वर्ग, प्लस इसका भुज कितना है 3 और इसका कितना कोटि y का वर्ग। 6 में से 0 घटाएंगे 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना 36 और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस 2ab 5 दूनी 10 इंटू वाई 10y प्लस वाई का वर्ग बराबर। यहाँ पे -4 में से -4 सॉरी -0 है, -4 -0 का मान -4 होगा और -4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ भी ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो 3 का वर्ग 9 और -3 दूनी 6y और प्लस y का वर्ग, y स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 36 और 25 जोड़ दीजिए, 6 5 11 3 2 5 1 6, 6 5 11 के एक हासिल 1 3 2 5 5 1 6 और ये -10y बराबर 16 9 25 माइनस 6y। पक्षांतर कर दीजिए, y का मान निकालना। तो यहाँ से y वाले को बाएं पक्ष में ले आते, -6y बाएं पक्ष में आकर के +6y हो जाएगा बराबर 25 और -61 बाएं पक्ष में आके +61 बाएं पक्ष में आकर -61 हो जाएगा। 10 बड़ा है माइनस आएगा, 10 में से 6 घटाइए 4y और यहाँ 61 बड़ा है माइनस आएगा, 11 में से 5 घटाइए 6 आ जाएगा। यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटाइए 3 आ जाएगा। यहाँ से y माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से भाग कराने 4 1 4 9 36, तो y का मान कितना हो जाएगा 9। अतः भाई दिखाई नहीं दिया, फिर से बताते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे 10 बड़ा है, सामने माइनस है, 10 में से 6 घटाइए 4 आ जाएगा -4। 61 बड़ा, सामने माइनस, 61 में से 25 घटाएंगे 36 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से दाएं पक्ष में भाग कराएंगे 4 1 4 4 9 36, तो y बराबर कितना हो गया 9। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई। आप कितना माने थे पहले ये देख लो, आप माने थे 0, y कितना माने थे भैया, माने थे 0, y, तो ये हो जाएगा 0, y का मान कितना रखेंगे, y का मान 9, तो 0, कितना हो गया 9। आइए देखा जाए कौन सा ऑप्शनल इसका सही है। तो इसमें भैया पहला ऑप्शन है 0, 9, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। आशा करते क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आपको समझ में आए। देखिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। यहाँ रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है x प्लस के वाई बराबर 1, पक्षांतर कर दीजिए x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। तुलना करा लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरा रैखिक समीकरण कितना दिया है, के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, पक्षांतर कर दीजिए के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0। मानक समीकरण युग्म से तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a2 का मान कितना आ जाएगा k, b2 का मान
1 और C2 का मान -k²। और यहाँ से तुलना कराएंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा 1 और B1 का मान k और C1 का मान -1। कह रहा अनेक हल स्थिति में चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इस स्थिति के लिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 की और ये भी बराबर होगा C1/C2 की। संपाती होने की स्थिति होती है जब अनेक हल कहा जाता है। तो यहाँ से A1 का मान कितना आ जाएगा 1 और A2 का मान k बराबर B1 का मान k और B2 का मान 1 और ये बराबर C1 का मान -1 और C2 का मान -k²। यहाँ से भैया k का मान निकालना है तो हम इन दोनों पद को बराबर रख देते हैं। जब 1/k बराबर k/1 तिर्यक गुणा कराएंगे, k का गुणा k में k² बराबर 1 तो k बराबर आ जाएगा +-1। कितना आ जाएगा +-1। अब एक स्थिति यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या इन दोनों को जब बराबर रखा जाएगा तब भी k का मान +-1 ही आएगा। तो जब k/, यहाँ से माइनस कॉमन कट जाएगा, k/1 बराबर 1/k²। भाई जगह तो है नहीं, यहाँ पे हम लगा देते हैं। तिर्यक गुणा कराएंगे k² का गुणा k में तो हो जाएगा k⁻³ और 1 का गुणा 1 में 1 आएगा तो k बराबर घनमूल 3 हो जाएगा, घनमूल 1 हो जाएगा, घनमूल 1 और k का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे k का मान +1 है ना और k का मान +-1 है तो इसमें हम k का मान कितना रखेंगे जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे, मतलब दोनों स्थिति में आंसर आया हो। तो k का मान यहाँ से +-1 अर्थात प्लस भी आया यहाँ भी और यहाँ भी k का मान प्लस में आया है। तो यहाँ पे किस मतलब बहुविकल्पी को सही मानेंगे आप, पहले बहुविकल्पी को सही माना जाएगा। आइए अगला देखें क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यदि 1/x² - 2 बराबर 7 तो x का मान निकालिए। यहाँ पे क्या दिया है, दिया है 1/x² - 2 बराबर 7, 1/7 है, 1/7 है। आप देख रहे हैं बराबर के दोनों पक्षों में भिन्न है। इस सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा कराते हैं। x² - 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो x² - 2 और 7 का गुणा 1 में कराएंगे 7 होगा। पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ से x² बराबर 7, ये +2 -2 दाएं पक्ष में आके +2 हो जाएगा, 7×2 कितना हो जाएगा 9। x² बराबर 9 तो x बराबर ±√9 का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का कौन सा बहुविकल्पी सही कर सकते हैं, ये तीसरा विकल्प आप सही बता सकते हैं। तो आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्यास AB एक वृत्त का केंद्र 2,3 है। कोई एक वृत्त है भैया, ठीक, इसका एक व्यास है AB। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसका केंद्र वो मान लीजिए। वृत्त का केंद्र है 2, कह रहा है यदि B बिंदु का निर्देशांक 1, 4 है तो A का निर्देशांक बताइए। तो हम मान लेते हैं A का निर्देशांक x, y है। देखिए भैया जो केंद्र होता है वृत्त का मध्य बिंदु अर्थात प्रत्येक व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए आप लिख सकते हैं बिंदु O का निर्देशांक बराबर
व बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। वो बिंदु का निर्देशांक कितना है यहाँ पे 2, -3। और भैया दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? भुज के योग का आधा और कोट के योग के आधा के निर्देशांक को दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं भैया, यहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिखते हैं, एक बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और एक बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है। तो इनके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए तो इस रेखा का मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु का निर्देशांक भुज के योग का आधा अर्थात x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x, इसका भुज x है और इसका भुज 1 है, तो भुज के योग का आधा यानी x + 1/2, कोटि के योग का आधा यहाँ पे कोटि y है और इसका कोटि 4 है, और बटे कितना लिख देंगे, तो दो निर्देशांक तभी बराबर हो सकते हैं जब पहले निर्देशांक का भुज दूसरे निर्देशांक की भुज के बराबर हो, कोटि के बराबर हो। तो यहाँ से लिखते हैं जब भुज दो बराबर, यहाँ पे भुज कितना है x + 1/2, तो यहाँ 2 भाग करा, इस पक्ष में आके गुणा कराएगा, 2 दूना 4 बराबर x + 1, x + 1 बाएं पक्ष में आके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 बराबर x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा भैया 3। इस प्रकार से जब कोटि के बराबर रखेंगे, यहाँ पे कोटि -3 और इसका कोटि है y + 4/2, तो 2 आप देख रहे हैं, दाएं पक्ष में भाग बाएं पक्ष में आके गुणा कराएगा, 3 दूनी -6 हो जाएगा बराबर y + 4। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर +4, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा -4 हो जाएगा, -4 - 6 -10, तो ये हो जाएगा y बराबर -10। अतः आप बता सकते हो, जो निर्देशांक आप ए माने थे यहाँ लिखते हैं, अतः बिंदु ए का निर्देशांक x, y माने थे ना भाई, x, y, तो x का मान कितना है यहाँ पे, x का मान 3 है और y का मान -10 है, तो 3, -10 देखा जाए कौन सा निर्देशांक, यहाँ 3, 10, 10, 3 -10, 3, 3, -10 है, 3, -10, तो इसका चौथा ऑप्शन सही। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन समझ में आया और इसके साथ है इसका कौन सा विकल्प आया है ये भी समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 3x² - 12x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शनल है, k का मान कितना होगा ये देखा जाए। समीकरण दिया है 3x² - 12x + k = 0, इसका द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करा लिया जाए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर होगा -12 और c बराबर हो जाएगा k। चूँकि 3x² - 12x + k = 0 के मूल समान हैं, मूल समान होने की स्थिति में इसका विविधकर कितना हो जाएगा, d का मान 0 के बराबर होगा। d बराबर पड़े हो b² - 4ac = 0। b का मान कितना रखेंगे यहाँ से, -12 का वर्ग -4 × a का मान 3, c का मान k = 0, -12 का वर्ग 144 और 4 × 12 k = 0। यहाँ से k का मान निकालेंगे, +144 से दाएं पक्ष में -144 में बदल जाएगा, तो -12 k = -144। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा -144/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 कम 12 बढ़िया में 144, तो k का मान कितना आ जाएगा
12। इसमें कौन सा ऑप्शनल सही है? तो इसका पहला ऑप्शनल सही है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप का मतलब माप आवश्यक रूप से समान न हो, ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? देखिए भाई, अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल रखिए। जैसे आप एक गिफ्ट वगैरह देते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, जो भी है, मान लीजिए ताजमहल है, तो एक गिफ्ट का ताजमहल और एक आगरा में जो ताजमहल है, दोनों का आकार समान है लेकिन माप क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। आइए देखा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा समीकरण युग में इतना और इसका हल होगा, और इसमें हल निकालना है, मतलब अद्वितीय हल है कि अनेक हल है, कोई भी हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दो रैखिक समीकरण है अगर दिए हैं तो उनके हल को पहचानने के लिए, उनका हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उनके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो समीकरण युग में कितना है भाई? समीकरण युग में है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस 2y और प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से तुलना करा लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 3। यहाँ से a2 बराबर 2, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 6 है। तो गुणांकों का अनुपात निकालिए। a1 बटे a2 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। इस तरह से b1 बटे b2 का मान निकालिए। b1 का मान -1 और b2 का मान -2 है। माइनस माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 1/2। और इस प्रकार से c1 बटे c2 का मान निकाल लेते हैं। c1 बटे c2 बराबर 3/6, दिस इम्प्लाई दैट c1 बटे c2 बराबर 1/2। आप देख रहे हैं भाई, यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर भी 1/2 है, b1 बटे b2 बराबर भी 1/2, c1 बटे c2 बराबर भी 1/2 है। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 और ये बराबर है c1 बटा c2 के, इसलिए ये संपाती रेखा को व्यक्त करेंगे। और संपाती रेखा की स्थिति में कितना हल मिलता है? अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल। तो इसका कौन सा ऑप्शनल सही हो जाएगा? इसका दूसरा ऑप्शनल सही हो जाएगा। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0, इस तरह का सवाल अभी बताया गया था, के मूल समान है तो के का मान निकालिए। यहाँ पे समीकरण दिया है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। यहाँ से द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करा लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ सी रहेगा, से तुलना करने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3, b बराबर -6, b है भाई, ये नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, और ये c बराबर है k। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, के मूल क्या है भाई? समान है, इसलिए इसका विविधकर कितना होगा? 0। d का मान 0 के बराबर, d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से b का मान कितना रखेंगे? -6 का वर्ग, -4 गुणे a का मान 3, c का मान k बराबर 0। यहाँ से k का मान निकालते हैं तो -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 4 तियाँ सही है, हाँ ये सही है, 4 तियाँ, ये गलती हो गई हमसे भाई, माइनस है ये -12 के बराबर 0। यहाँ से के का मान निकालेंगे, -12 के बराबर प्लस 36, दाएं पक्ष -36 बदल देगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से भाग करिए, 12 कम 12 तियाँ 36, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका कौन सा ऑप्शनल सही है? इसका पहला ऑप्शनल सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है
5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है, तो संख्याएं ज्ञात की। ये ऐसे लगाइए मत, यहाँ से देख लीजिए ट्रिक से। ये देखिए, ये दो संख्या दिए गए हैं ना, दोनों का मतलब ऐसे युग्म, ऐसा कौन सा युग्म है जिसका गुणनफल 300 हो जाए। तो जो 25 गुणे 30 करेंगे तो 25 3 75, 750 हो जाएगा। ये तो है नहीं, गलत हो गया, है ना भैया। 10 गुणे 50 करेंगे तो 500 हो जाएगा, ये भी गलत है। ये 15 गुणे 20 करेंगे, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन इसका सही है। फिर से देख लिया जाए, मतलब कह रहा है ना कि क्रमिक पूर्णांकों का पूर्णांक गुणजों का गुणनफल, मतलब ये क्रमिक पूर्णांक दिए गए हैं और इनमें कौन से ऐसे दो पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 300 के बराबर है। तो 15 गुणे 20 करेंगे भैया, तो 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 300 ना होगा। और यही कह रहा था कि 300 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, चौथा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा tan थीटा बराबर 8/15। यहाँ पे क्या दिया है, tan थीटा बराबर 8/15। तो कोसेक थीटा का मान निकालना भैया, कोसेक थीटा का मान। तो हम यहाँ से फार्मूला पढ़े होंगे सर्वसंख्या में, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पढ़े भैया, याद भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे tan दिया है, tan को काट में बदले और यहाँ पे हल कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, और दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो आपको मालूम है tan थीटा का मान काट थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से काट थीटा का मान भी tan थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होगा। tan थीटा दिया है 8/15, तो यहाँ से काट थीटा बराबर हो जाएगा 15/8। ये इतना बात समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब यहाँ फार्मूला का देते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट का मान है 15/8 का होल स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में रूट में बदल जाएगा इधर, तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 15 का 225, 8 का 64 बराबर कोसेक थीटा। तो 64 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 289। यहाँ दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा है, यहाँ हम लगा देते हैं। ऑप्शन से मतलब भाई आपको सॉल्यूशन के साथ ऑप्शन बताया जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे। सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 289 बटे 64 बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। 64 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 बटे 64 बराबर कोसेक थीटा। 289 का वर्गमूल करेंगे 17 और 64 का 8, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, कोसेक थीटा बराबर आ गया 17/8। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है भैया, पहला ऑप्शन इसका सही। देखिए भाई, इसमें कह रहा है यदि 2 गुणे कास 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान निकालना। ये दिया है, क्या दिया है, 2 गुणे कॉस 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ से पहले हम कॉस 3 थीटा का मान निकालेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान रखा जाए, कास से कास दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या आप बता सकते हैं कि कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, बताओ। कास कितने अंश का मान, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो हो जाएगा कास 3 थीटा बराबर कास 60 अंश, कास से कास कैंसिल, 3 थीटा बराबर 60 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/3, और ये थीटा बराबर भाग कराइए तो 20, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश। कौन सा ऑप्शन सही भाई, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 16 में 325 ना होकर के भैया यहाँ 324 होना था, सवाल गलत हो गया। का प्रधान कारक बताना है। प्रधान का कारक का मतलब यह है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए 324 का, और इस अभाज्य गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ना व्यक्त करें, वो इसका प्रधान कारक हो। जैसे यहाँ से कितने से काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से काटेंगे तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/8 32, 4 एकम 4। फिर अगर 3 से काटेंगे अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए 9 से काट दीजिए, 9 से काट देंगे 9 9 81। तो इसका 324 का
प्रधान कारक, प्रधान कारक कितना है 4 गुणे 9 गुणे 9। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका पहला ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 आते हैं भैया, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है ना, कह रहा कौन नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? माध्य विचलन इसका नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत 3 आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 होती है, एक माध्य होता है, माध्यिका होती है और एक बहुलक होता है। तो यही 3 हैं, इसके अलावा जो आएगा वो नहीं है। तो माध्य विचलन आया था, ये इसका नहीं है भाई। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कितने पद हैं 1 से 9 तक? 1 और 9 भी समान है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और बटे कितना पद होगा 9। 1 से 9 तक 9 पद है भाई, जोड़ दीजिए। 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 4 39, 40 3 42, 42 और 2 44, 1 45, 45 बटे 9, 9 कम 9, 9 बचे 45। तो इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा? इसका समांतर माध्य 5 है। कौन सा ऑप्शन सही भाई? पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है। कोई एक बारंबारता बंटन है जिसकी माध्यिका दिया है 16 और इसका माध्य कितना दिया है? इसका माध्य दिया है 15। तो इसका बहुलक निकालना भैया। बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है 16 और माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 15। 16 3 48 माइनस 15 दूनी 30। 30 भाई 48 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। आइए देखा जाए इसका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है भाई। इनको एक निश्चित क्रम में रखा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चूँकि यहाँ पदों की संख्या n 10 है जो कि एक सम संख्या है और सम संख्या की स्थिति में इसके बीच में 2 पद होंगे और दोनों पदों की योग का आधा कर दीजिए तो इसकी माध्यिका प्राप्त हो जाती है। तो इसकी माध्यिका बराबर दोनों बीच में पद कौन कौन है 5 और 6, दोनों का योग का आधा 5 6 11, 11 बटे 2 बराबर 5.5। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? ऑप्शन है चौथा। तो आशा करते हैं आज के सेशन में सेट 2 के प्रैक्टिस सेट 2 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए हैं और उनका सॉल्यूशन के साथ उनका आंसर बताया गया, आपको समझ में भी आया। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।